हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है HCF LCM। हम शुरू करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 14 जिसके 4 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका लेक्चर 5 करेंगे और उसमें 8th और 9th खत्म करके ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 14 के खत्म कर देंगे और प्रैक्टिस सेट 14 खत्म होते ही हमारा थर्ड चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाकी वीडियोस आपको देखने हैं तो यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप 7th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस लाइन वाइज देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आज प्रैक्टिस सेट 14 के चारों वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप वो वीडियोस भी देख सकें अगर आपने नहीं देखे। चलो शुरू करते हैं 8th और 9th। ये शुरू करने के पहले इंश्योर कीजिए कि प्रैक्टिस सेट 12, 13 सब आपको आता हो, क्योंकि अगर वो नहीं आता है तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगने वाला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है, अ ट्रेडर हैज 3 bundles of string 392 meters, 308 meters, 490 meters long. What is the greatest length of string? ये 3 स्ट्रिंग दिए हुए, ठीक है, उसमें पूछा है what is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string. पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अच्छा, अगर आपने पहले क्वेश्चन ट्राई किया है और आपको नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो। अगर पहले किया हुआ है और रट्टा मार लिया है तो प्लीज भूल जाओ, क्योंकि इसको रट्टा मत मारना। आगे जाके अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपका रटा हुआ काम नहीं आएगा। आपको अगर लॉजिक समझाए तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे डरना बंद कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन वापस से समझाता हूँ। मैं क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन समझ गया फिर ये बहुत इजी है। ठीक है, चलो। तो इसमें दिया है 3 स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग है 392 मीटर्स का, एक है 308 मीटर्स का, एक है 490 मीटर्स का। ये बहुत लंबा होता है लेकिन यहाँ पे पेज पे मैं इतना ही बना सकता हूँ। देखो ये इतना है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे भी छोटा है। वो बोल रहा है इसमें ऐसे टुकड़े करो, इसके कैसे टुकड़े जो ग्रेटेस्ट लेंथ के हो, मतलब सबसे बड़े में बड़ा जो टुकड़ा कर सकते हो वो करो, ताकि ये सारे स्ट्रिंग्स के जो टुकड़े हो ना वो मैं एक बंडल में बांध सकूं। इमेजिन करो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये लकड़ी है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है कि एक लेंथ डिसाइड करना है, ये लेंथ है तो सारी स्ट्रिंग्स यही लेंथ में कट करनी है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम, ये मेरी एग्जैक्ट नहीं आ रही लेकिन एग्जैक्ट सेम स्केल से कट करनी है, फिर इसका एक बंडल बनाना है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कितनी बड़ी स्ट्रिंग ऐसी मैं काट सकता हूं कि एक भी टुकड़ा ना बचे, एनी लेफ्ट ओवर ना बचे। अब बच्चों सोचो मैं अगर ऐसा टुकड़ा करता हूं ये साइज का, ठीक है, मैंने ये साइज का टुकड़ा किया है, यहां पे क्या हुआ देखो, यहां पे जब मैंने इसके टुकड़े किए तो ये टुकड़ा देखो बहुत छोटा बना, तो ये टुकड़ा तो बंडल में काम नहीं आएगा। बाकी सारे टुकड़े इक्वल हैं, देखो ये सब इक्वल इक्वल है ना, लेंथ देखो सबकी इक्वल है, लेकिन ये टुकड़ा छोटा हो गया और लास्ट का ये टुकड़ा भी छोटा हो गया, ये नहीं चलेगा। वो बोल रहा है सारे टुकड़े इक्वल होने चाहिए, बड़े से बड़ा टुकड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ होना चाहिए और कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये जो बच गया ना टुकड़ा छोटा वाला 2 जगह, वो बचना भी नहीं चाहिए। मतलब क्या है, हमको एक लेंथ फाइंड करना है जो ये तीनों में कॉमन हो और वो सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट हो। तीनों में कॉमन ऐसा कौन सा चीज होता है, फैक्टर होता है ना, तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या बोल रहा है वो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, HCF। समझ में आया क्यों HCF फैक्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये इक्वल लेंथ का चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी लेंथ ले लो। एक ही बंडल में डालना है ना तो वो इक्वल लेंथ का तो चाहिए, मतलब कॉमन, तीनों में सेम, मतलब कॉमन ना, कॉमन का मतलब वही होता है कि तीनों में प्रेजेंट है। और ग्रेटेस्ट होना चाहिए मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए, तो हम लोग ये 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और वही लेंथ होगा जब मैं इनके टुकड़े करूंगा ना तो वो इक्वल लेंथ के बनेंगे, कुछ भी छोटा टुकड़ा अलग से रह भी नहीं जाएगा, कुछ वेस्ट भी नहीं होगा। ओके, तो चलो इन तीनों का HCF फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहां पे मैंने पहले से लिख दिया, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स 392, 308, 490। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना HCF क्यों। अभी हम लोग इसका HCF निकालते हैं, ऐसे बना देंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 में चेक करेंगे, देखो इवन है, इवन है, इवन है, तो हम लोग 2 यूज कर सकते हैं ना। चलो 2 में कट करते हैं इसको, 2 1 जार 2, 1 9 हो जाएगा, 2 9 जार 18 और 2 6 जार 12। यहाँ आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 1 बचेगा, 2 5 जार 10। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में चेक करो,
2 में देखो ये जाता है लेकिन ये नहीं जाता बिकॉज ये तो ऑड है। अगर 2 में एक भी नंबर नहीं जाएगा तो 2 का काम खत्म। हम लोग HCF निकाल रहे हैं, HCF में तीनों जाना चाहिए। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 में चेक करो 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 3 में नहीं जाता तो 196 भी 3 में नहीं जाएगा। अभी 196 अगर 3 में नहीं जा रहा है तो ये दोनों चेक करके टाइम वेस्ट करना है क्या? तीनों जाएगा तो ही हम लोग ले सकते हैं ना नंबर। अगर यही नहीं जा रहा है तो 3 का कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट 4 चेक करेंगे क्या? नहीं, 4 एक प्राइम नंबर ही नहीं है तो चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट उसके बाद 5, 5 चेक करो, 5 में ये जाएगा लेकिन ये दोनों तो जाएगा ही नहीं बिकॉज ये दोनों में देखो एंड में 5 या 0 नहीं है। तो 5 क्या? 6 चेक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, 7 चेक करो। 7 तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। देखो 7 2 जार 14, क्योंकि 7 का कोई रूल नहीं है, आपको टेबल करके ही चेक करना पड़ेगा। 7 2 जार 14, 5 बचेगा, 7 8 जार 56 ये जाता है। 7 2 जार 14, 1 बचेगा, 7 2 जार 14, यहाँ पे 7 3 जार 21, 3 बचेगा, 7 5 जार 35, तीनों जा रहा है। तो हम लोग इसको 7 में कट कर सकते हैं। कैसे आएगा देखो, ये मुझे मिल जाएगा 7 2 जार 14, 56 आया, 7 8 जार 56, 7 2 जार 14, 1 4 आया, 7 2 जार 14, यहाँ 7 3 जार 21, 35 आ जाएगा ना, 7 5 जार 35। अब 7 में चेक करो, वापस जाते हैं क्या नंबर्स? ये जाएगा 7 4 जार 28, ये जाएगा 7 5 जार 35, लेकिन ये नहीं जाएगा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 11, 11 में देखो सिर्फ ये जाएगा, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33 होता है, मतलब 28 नहीं जाएगा, तो 11 का काम भी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 13 में भी ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। 14 तो चेक नहीं करेंगे। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17, 17 में भी देखो 17 1 जार 17, 17 2 जार 34, 17 के बाद 19, 19 में भी नहीं ना, 19 1 जार 19, 19 2 जार 38। आपको समझ गया ना कि अब कोई नहीं जा रहा, तीनों एक नंबर में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो HCF क्या आया? मैं बोल सकता हूँ therefore HCF is equal to 2 multiplied by 7 which is equal to 14। तो हम लोगों को इसका HCF 14 आ गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि 14 मीटर्स के, आप हर एक स्ट्रिंग के 14 14 मीटर्स के टुकड़े करेंगे ना, तो आपको सारे टुकड़े इक्वल आएंगे और कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि 14 मीटर यहाँ पे खत्म हो गया और ये छोटा टुकड़ा रह गया, नहीं होगा। बिकॉज ये 14 इनका HCF है ना, ये तीनों नंबर का HCF है, मतलब 14 इनको डिवाइड करता है, ठीक है। तो रिमाइंडर रह ही नहीं सकता। आपको लॉजिक समझा? 392 को आप 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कितने पीसेस बनेंगे, तो एकदम एग्जैक्ट पीसेस बनेंगे और रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं। रिमाइंडर आया मतलब यहाँ पे कोई टुकड़ा रह जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको भी करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको भी करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ओके। बिकॉज 14 तो इनका HCF है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब इनको ये डिवाइड करता है। 392 को आप 14 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ओके। तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या लिखना है कि द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग इज 14 मीटर्स। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन क्या बोलना चाह रहा है वो कि बिना कुछ बचे, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, बड़े से बड़ा टुकड़ा जो बनेगा वो 14 मीटर्स का बनेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहां से क्वेश्चन में से देख के लिखना है, दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन समझते वक्त दिमाग लगाना था, लेकिन अभी लिखते वक्त टेंशन मत लो, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो फाइनल आंसर लिखते हैं। ये देख लो, ऐसे आएगा आंसर। ये पूरा देखो, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग इज 14 मीटर्स। आंसर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था अच्छे से, ओके। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है बनाने की जरूरत, ये मत बनाओ, चलेगा, सीधा यहाँ से लिखो तो भी चलेगा। लेकिन अगर बनाओगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी, ओके, कि क्यों ये HCF लिया मैंने यहाँ पे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके देख लिया ना? ओके। 9th वाले में पूछा है which two consecutive even numbers have an LCM of 180, ठीक है। टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक नंबर नहीं, एक के बाद एक इवन नंबर। मतलब सपोज मैंने 2 लिया, 2 एक इवन नंबर है, तो इसके बाद वाला इवन नंबर कौन सा होगा? 4, ठीक है। अगर मैंने 6 लिया तो 6 के बाद वाला इवन नंबर 7 नहीं होगा, 8 होगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब 6 या 8 सपोज, ऐसे 2 नंबर्स है, कौन से है उसने नहीं बताया। वो बोल रहा है कि उनका LCM 180 है और आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है, LCM 180, और आपको वो नंबर्स फाइंड करने। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए इन्होंने स्टार दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
ये सिंपल क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला दूँ। आपको प्रॉपर्टी याद है वो? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने ये प्रैक्टिस सेट में भी 2 जगह यूज किया था वो। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, याद है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक LCM है, मतलब आप लिख सकते हो HCF इंटू 180 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। मतलब आपको इसमें से 3 चीजें निकालनी है ना। HCF निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स मतलब 2 नंबर्स है ना, वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो एक नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। लेकिन हम लोग को ये मिले ना मिले, हमको सिर्फ ये दोनों नंबर मिल गए तो हमारा काम हो गया ना। क्वेश्चन में वही पूछा है, विच 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, और ये 2 नंबर के बारे में आपके पास 2 एक्स्ट्रा जानकारी है। एक तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक, और ये इवन नंबर है। तो अगर एक भी मिल गया, लेट्स से आपको 6 मिल गया, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर तो 8 आने वाला है ना। तो आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, वो एक चीज आ गई तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलो आपको मैं कुछ एक नया प्रॉपर्टी बताता हूं HCF का, जो आप लोग यूज करेंगे इसमें। यहां पे देखो, मैंने 3 अलग अलग जोड़ियों का HCF निकाल के दिया। पहले निकाला 10 और 12 का, यहाँ पे मैंने इनको फैक्टर्स निकाले। एक ही टेबल है जिसमें ये दोनों बार कट होते हैं, फिर कट ही नहीं होते, तो इसका HCF मुझे क्या आ गया? HCF मुझे आ गया 2। फिर मैंने नेक्स्ट 20 और 22 चेक किया, देखो इसका भी मैंने निकाला, कट किया, 2 10s आर 2 11s आर। अब इसके बाद तो कट होगा नहीं बिकॉज 11 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे भी खत्म, तो मुझे इसका HCF भी आ गया 2। यहाँ देखते हैं, मैंने 98 और 100 लिया, ठीक है, तो इसको कट किया, 2 49s आर, यह आ गया 2 50s आर। अभी 49 और 50 एक टेबल में जाते ही नहीं है, तो HCF में तो दोनों जाएंगे तो ही मैं आगे कर सकता हूँ ना, तो ये भी खत्म हो गया, इधर भी HCF आ गया 2। ये हर जगह क्या कॉमन दिख रहा है आपको? हर जगह HCF 2 आ रहा है, वो तो एकदम क्लियरली दिख रहा है। लेकिन नंबर्स देखो, नंबर्स हर जगह कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। 10 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 11, 11 के बाद 12। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब एक के बाद एक इवन नंबर, मतलब 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 12। ठीक है, 20 22 में भी ऐसा ही है, 98 और 100 में भी ऐसा ही है। आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लो, कोई भी 2, आपको जो चाहिए वो ले लो, उसका HCF निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ये 3 क्वेश्चंस मैंने इसलिए ऐसे रैंडमली कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिए और उनका HCF निकाला, हमेशा 2 आएगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या आएगा? ये लिख सकता हूं ना, बट HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। ये वाला जो पार्ट है ये आपको समझने के लिए बनाया, एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं इरेज करने वाला हूं। ये वाला पार्ट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या फिर समझ लो, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF निकाल के देख लो, आपको 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, मैं सीधा ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। ओके, आई एम इरेजिंग दिस, तो ये मैंने इरेज करके यहाँ पे लिख दिया, बट HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हैं, तो ये HCF हमेशा 2 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये 180 के जगह पे 180 ही आएगा, सिर्फ ये HCF के जगह पे 2 लिख दिया है। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि 2 लिखा था इसलिए ये 2 आया। हमने चेक करके देखा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिए तो हमको आ रहा था उसका HCF 2। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर तो सेम ही आ जाएगा नीचे, ये आ गया। अब 2 इंटू 180 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपको? 2 इंटू 180 मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 180 आ जाएगा 360। दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये ऐसे का ऐसा नीचे कॉपी करूंगा। ठीक है, अब आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई। देखो, आपको पता है कि ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 360 आना चाहिए, और ये 2 नंबर्स कैसे हैं? डैश इंटू डैश ऐसा होगा, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है वो हमको पता है, तो वो यूज करके, और प्रोडक्ट 360 है, वो यूज करके हम लोग ये दोनों नंबर निकालेंगे। तो अभी 360 के फैक्टर्स निकालते हैं, देखते हैं कि 360 को, लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया समथिंग इंटू समथिंग, तो यहाँ पे भी समथिंग इंटू समथिंग होगा। ये दोनों को कंपेयर करूंगा और मैं आंसर निकाल लूंगा, है ना। चलो, नहीं समझ में आ रहा, एक बार वापस देखो, 360 के फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स निकालने आता है ना, ऐसे करके निकालते थे ना हम लोग प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 180, फिर 2 इंटू 90, फिर क्या आएगा 90, 2 इंटू 45,
अब 45 2 में नहीं जाता है, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3 इंटू 15, फिर आ जाएगा 3 इंटू 5, फिर आ जाएगा 5 इंटू 1। ठीक है, तो 360 क्या मिल गया मुझे? 360 मुझे मिल गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अभी यहाँ पे आपको दो जोड़ी बनानी है, लेकिन वो दो जोड़ी ऐसे बनानी है कि ये दोनों नंबर जो आएंगे जोड़ी में वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब 2 तो दोनों तरफ हो गई। तो चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं पहले ये 2 के साथ ये 3 और ये 5 लेता हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 30। फिर दूसरी टीम में ये दो बचेंगे ना, ये 3, तो उसमें क्या क्या है? 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 30 इंटू 12 आया। लेकिन ये 30 इंटू 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स तो नहीं है ना। 12 और 30 के बीच में तो कितने सारे इवन नंबर आएंगे, 14, 16, 18, 20, तो ये तो नहीं है। तो ये जोड़ी हमने जो बनाया वो गलत है। ठीक है, तो ये जोड़ी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा जोड़ी लेके देखो। लेट्स से मैं ये सबको साथ में लेता हूँ। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ओके, इन तीनों को साथ में ले लिया। फिर ये सबको साथ में लिया। 5 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या मिलेगा मुझे? 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो मुझे मिला ये 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, तो पहले 18 लिख दिया। फिर ये टिक किया हुआ है वो क्या है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। हो गया ना काम? 18 एंड 20 तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है ना। तो मैं जहां पे 360 लिखा है वहां पे क्या लिख सकता हूं? 18 इंटू 20 लिख सकता हूं ना। और 18 इंटू 20 तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स पूछा था, तो 18 इंटू 20 लिखा, मतलब वो दो नंबर्स कौन से बन गए? 18 एंड 20। आया समझ में? तो यहाँ पे 360 देखो, मैंने फैक्टर्स निकाले, तो 360 के जगह पे मैंने लिखा 18 इंटू 20, यहीं से निकाला था। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स 18 इंटू 20, मतलब ये दो नंबर्स कौन से हो गए? 18 एंड 20। चेक करो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है ना। और कोई भी जोड़ी बना दो इसमें नहीं बनेगी, 18 और 20 की ही बनेगी। ठीक है, काफी सिंपल था ये तो फाइनल आंसर लिख दो इसका। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैविंग एन एलसीएम ऑफ 180 आर 18 एंड 20। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट था। ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल लिख के बताए थे जो मैंने इरेज कर दिया, सोल्यूशन में नहीं लिख रहा है, लेकिन वीडियो रिवाइंड करके देखो। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि दो कौन से भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले लो, उनका HCF हमेशा 2 आएगा। तो वो हमने यहाँ पे यूज किया HCF के जगह पे 2। ये प्रॉपर्टी नहीं पता होता ना तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाते ये क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। बाकी तो ये बहुत सिंपल था ना। ये जोड़ी बनाने वाला काम तो हमने पहले भी कितनी बार किया है। अभी थोड़ा ध्यान से जोड़ी बनाया ताकि हमको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मिले। ओके, चलो वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। आ गया समझ में? खुद से अपने नोटबुक में एक बार ये कॉपी करो अच्छे से, ऐसे ही खाली देख के मत छोड़ देना। एक बार कॉपी करोगे तो एक एक स्टेप लिखते लिखते आपके दिमाग में जाएगा वो स्टेप, तो ही समझ में आएगा। डन? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कराया, एंड फाइनली 5 लेक्चर बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 14 खत्म हुआ। प्रैक्टिस सेट 14 को हमने 5 लेक्चर्स लगाए। लंबा थोड़ा प्रैक्टिस सेट था ना, कुछ प्रॉब्लम्स जो थे अलग टाइप के थे, इसलिए मैंने आराम से किए हैं क्वेश्चंस। तो 5 लेक्चर्स किए हैं इसके। बाकी चारों लेक्चर्स का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उसमें प्लेलिस्ट होगा 7 स्टैंडर्ड का, उसमें आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। ये कुछ जो प्रॉब्लम्स थे 8th वाला और फिर 6th वाला, इसमें हमने कितना दिमाग लगाया था ना सॉल्व करने में, बहुत मज़ा आया था प्रैक्टिस सेट करने में। तो आप अगर आपके फ्रेंड्स को बताएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो बनाऊं नए चैप्टर पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो मैंने आपको खुद से सॉल्व करने दिया था आपने खुद से किया, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन ऑन माई ओन। आपका ये कमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ
वो आपके समझ में आ रहा है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.